नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। और माइंड योर बिजनेस में आज हम आपको बात करने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्ट्रेस टेस्ट की। वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आ गई है जो वो ये जिसमें रिजर्व बैंक ये बताता है कि इस वक्त भारत का फाइनेंशियल सिस्टम किस हालत में है। और जो इस बार रिपोर्ट आई है उसको अगर आप बारीकी से पढ़ें और जो टेस्ट है उससे पता चलता है, एक तरह से जो हम लोग अपना इको टेस्ट कराते हैं जिसको स्ट्रेस टेस्ट कहा जाता है, ट्रेडमिल पे दौड़ते हुए ईसीजी लिया जाता है, उसमें जो निकल के आता है ये लगभग वही हाल रिजर्व बैंक का है। और जो कोरोना का संकट आया है, रिजर्व बैंक की ये रिपोर्ट कंफर्म कर रही है कि न सिर्फ भारत की बहुत बड़ी आबादी, दुनिया की बहुत बड़ी आबादी, बल्कि भारत के बैंकों पर भी एक बहुत खतरनाक वायरस का असर हुआ है। और रिपोर्ट ये कहती है, रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आज जारी हुई है शुक्रवार की शाम को, वो कहती है कि जो मोरेटोरियम दिया गया है, यानी जो आपको कर्ज न चुकाने की छूट दी गई है, वो छूट एक बार दी गई फिर बढ़ाई गई। इसी तरह क्रेडिट कार्ड पेमेंट या कोई भी भुगतान करने की जो छूट मिली है, उस छूट की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि बैंक कितनी बड़ी मुसीबत में है। और पूरे बैंकिंग सिस्टम की जो लोन बुक है, यानी बैंकों ने जितना कर्जा दे रखा है उसमें से आधा अप्रैल के अंत में मोरेटोरियम में था, यानी आधी लोन बुक मोरेटोरियम के तहत थी, उस पर भुगतान न करने की छूट मिली हुई थी। इसलिए आप ये बता नहीं सकते हैं साफ साफ कि बैंकों की हालत क्या है। इस रिपोर्ट पे मैं आगे चर्चा करूं उससे पहले एक बार आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें। वो जो उसके साथ में घंटी बनी होती है उसको नोटिफिकेशन आइकॉन कहते हैं, ताकि आपको खबर मिले कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। माइंड योर बिजनेस सीरीज में खास तौर पर सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं। सत्यहिंदी.com में कोशिश है सच को सामने लाने की। सच बोलना इस वक्त बहुत मुश्किल होता जा रहा है, दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जो लोग सच बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी थोड़ी मदद कीजिए, उनका साथ दीजिए। और आप ये साथ दे सकते हैं सत्यहिंदी.com के सदस्य बनकर। अगर आप ये वीडियो सत्यहिंदी.com पर देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मेंबरशिप स्कीम की पूरी जानकारी मिलेगी और उससे आप इस पोर्टल के मेंबर बन सकते हैं, इस अभियान से जुड़ सकते हैं। और अब फिर चर्चा करते हैं रिजर्व बैंक की उस रिपोर्ट की जिसमें यह चेताया गया है, यह तस्वीर दिखाई गई है कि कैसे ये बीमारी बैंकिंग सिस्टम पे गंभीर रूप से भारी पड़ रही है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने शुरुआत ही की है, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में उन्होंने कहा है कि इस वक्त दुनिया एक कोरोना के संकट से जूझ रही है और कोविड-19 की समस्या के से मुकाबले के लिए एक फिस्कल, मॉनेटरी और रेगुलेटरी तमाम तरह के कदम उठाए गए हैं और इनका एक कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। इसलिए और ये सब अभूतपूर्व स्तर पे किया गया है, अनप्रेसिडेंटेड स्केल उनका कहना है, यानी इतने बड़े पैमाने पे किया गया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। क्यों किया गया है? ताकि भारत का फाइनेंशियल सिस्टम, भारत के फाइनेंशियल मार्केट सामान्य रूप से काम करते रह सकें, वो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में रहें। यानी हमें आपको जो ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है तो वो पूरी हो जाए, हमें कहीं जमा करना है तो वो पूरा हो जाए, खास तौर पे बिजनेस, इंडस्ट्री, कमर्शियल ऑपरेशन सारा चलता रहे। लेकिन ओवर लेवरेज नॉन फाइनेंशियल सेक्टर, यानी भारी कर्ज में डूबे हुए व्यापार जो नॉन फाइनेंशियल है, यानी जो बिजनेस बैंकिंग के लोग नहीं हैं, इसके अलावा दुनिया भर में तरह तरह के टेंशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन जिसे कहते हैं, कि इस देश का उस देश से, इस इलाके का उस इलाके से धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं अलग अलग जगह विवाद। और साथ में इस बीमारी की वजह से जो भयानक आर्थिक नुकसान हुआ है, ये 3 कारण हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया में, अगर हम किसी भी तरह की खुशहाली के बारे में सोच रहे थे तो उस पर पानी फेरने वाले ये 3 बड़े कारण हैं। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके अलावा जो दूसरे रेगुलेटर हैं, सेबी हैं, आईआरडीए हैं, इस तरह के लोग और भारत सरकार ने मिलकर जो कदम उठाए हैं
उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह काम धंधा चलता रहे, ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स दूर रहें और बाजार में सिस्टम पर लोगों का भरोसा बना रहे, मार्केट की इंटीग्रिटी बनी रहे और भयानक संकट के बावजूद, भयानक मुसीबत के बावजूद लोग जोखिम उठाने से घबराए नहीं, डरे नहीं। ये कोशिश रिजर्व बैंक ने की है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। और जहां तक बैंक क्रेडिट का सवाल है, तो ये इस साल के पहले 6 महीनों में, यानी चालू वित्त वर्ष जो है 2019-20 पिछला फाइनेंशियल ईयर, उसके पहले 6 महीनों में पहले ही कमजोर था और जो अगले 6 महीने, जो अंतिम 6 महीने आए हैं, अप्रैल में जो छमाही खत्म हुई है, उस दौरान ये और गिरा है। और कुल मिलाकर ये ऐसा नहीं है कि किसी एक बैंक पर असर है, मोटे तौर पे चारों ओर आपको सभी पर यह असर दिख रहा है। एक रेशियो होता है बैंकिंग में, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR कहलाता है, कि जो रिस्की एसेट हैं उनका और बैंक की पूंजी का रेशियो है। ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का ये रेशियो 14.8% पे पहुंच गया मार्च 2020 में, जो कि सितंबर में 15 पर था। यानी इसमें 0.2% की गिरावट है। जबकि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 8.5% पे पहुंचे 9.3% से गिरकर, और प्रोविजनिंग कवरेज का रेशियो सुधरा है और ये 61.6% से बढ़कर 65.4% हुआ है। एक मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट कहलाता है क्रेडिट रिस्क के लिए, और वो कहता है, उसका जो नतीजा निकला है इस बार, वो कहता है कि GNPA यानी ग्रॉस NPA रेशियो सारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, यानी इसमें सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक सब शामिल हैं, ये अब मार्च 2020 में 8.5% पाया गया। लेकिन ये मार्च 2021 जब आएगा, यानी अगला मार्च जब आएगा, इस साल की बात अब होने लगी है, तो ये 12.5% पर पहुंच सकता है। ये बेस लाइन सिनेरियो है। बेस लाइन सिनेरियो का अर्थ होता है कम से कम 12.5%। और इसका अगर ज्यादा स्ट्रेस्ड स्थिति देखेंगे, अगर लोगों में और मुसीबत बढ़ी, लोगों ने कर्जा नहीं चुकाया, बिजनेसेस से पैसा वापस नहीं आया, तो ये और बढ़कर 14.7%, 14.7% हो सकता है। यानी 8.5 से 15.25, आप इसको लगभग दुगना, हालांकि वो बहुत बड़ी रकम है, उसमें परसेंटेज की इतनी लिबर्टी नहीं लेनी चाहिए। जहां 15 से 14.8 हुआ, ये बताया जा रहा है 0.2% का फर्क, तो आप फिर भी ये देख सकते हैं लगभग 80% की बढ़ोतरी उसमें दिखेगी। अगर ये भारी मुसीबत की स्थिति हुई, अच्छी स्थिति हुई, तब भी 4% की बढ़ोतरी दिख रही है। और इसी तरह आगे जाके इनको दिख रहा है कि अब जो आगे जो बड़ा संकट होने जा रहा है, वो जो परेशानी दिखने वाली है, वो दिखेगी दुनिया, मतलब हमारे समाज के उन हिस्सों को अब इस महामारी के असर से बचाने की, मुक्त करने की, बचाकर रखने की, वो सेक्टर, खास तौर पे ये जो बैंक कह रहा है इसको, जो फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन से बचे रहते हैं, यानी जिनको किसी भी तरह के, जो जब कोई कदम उठाया जाता है बैंकों में सुधार का, बैंकिंग सिस्टम में सुधार का, तो उन तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। आप समझ रहे हैं कि इशारा किस तरफ है? इस समाज के सबसे गरीब, सबसे कमजोर तबकों की ओर, जिसके बारे में ये बात 50 बार कही गई है इस बीच, कि उनको राहत की जरूरत है, उनको मदद की जरूरत है। आपको यहां एक बात रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ध्यान से देखनी चाहिए, और वो है कि वित्त वर्ष 18, मतलब जो है फाइनेंशियल ईयर 18, जब मैं फाइनेंशियल ईयर 18 कह रहा हूं तो समझिए वो साल जो 2018 में खत्म हुआ। ये टर्मिनोलॉजी है। फाइनेंशियल ईयर 20 मतलब 2020 में खत्म हुआ साल, अप्रैल 2020 में। 2018 में जो वित्त वर्ष खत्म हुआ था, उस वक्त ये जो डॉजी लोन कहते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट कहते हैं, NPA कहते हैं, इनका जो परसेंटेज था वो था 11.6%, जिसको
जानकार लोग बहुत अगली तस्वीर बताए, अगली का अर्थ कुरूप, विद्रूप, खराब बता रहे थे। वहां से ये सुधर कर पिछले वित्त वर्ष में 8.5% पे आ चुका था। लेकिन अब क्या लग रहा है, अब ये लग रहा है, ऐसा लगता है कि साहब ये तो सब धुल गया, गायब हो गया। वो हवा में लिखी इबारत थी। जैसे आप देखते हैं ना, वो तेज, वो एक रॉकेट जैसा, वो जहाज, जेट, जो लड़ाकू जहाज आसमान पे जाते हैं तो पीछे एक लकीर बनाते जाते हैं और कुछ देर में वो लकीर गायब हो जाती है। तो ये मेहनत जो सिस्टम ने की थी उस रिस्की एसेट को कम करने की, 8.5 तक पहुंचाने की, वो ऐसा लगता है अब धुल गया है। और अब की तस्वीर में 12.5% तो ये हर हाल में हो जाएगा ऐसा लग रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर ये कह रहा है तो बिना सोचे विचारे, बिना विश्लेषण के नहीं कह रहा है। खतरनाक हालत में है। अगर वो काफी अच्छी हालत रही, कंट्रोल में रहा, तब 12.5। और अगर कहीं खराब हो गया, खौफनाक जो नजारा है वो 14.7%, यानी कि बहुत ही बुरा होगा। तो ये आर्थिक स्थिति पर, बैंकिंग सिस्टम पर गंभीर चिंता की बात है। और इसी वजह से अब आप देख रहे हैं ये जो रेशियो बिगड़ रहे हैं, इसी वजह से तमाम बैंकों को पैसा उठाने की जरूरत पड़ रही है। कई प्राइवेट बैंकों का आपने देखा होगा, अभी यस बैंक ने पैसा उठाया तो यस बैंक के बारे में हमको, आपको लगता है कि साहब मुसीबत में था बैंक, उसको तो पैरों पर खड़े होने के लिए पैसे की जरूरत थी। लेकिन अभी एक के बाद एक ऐसी नौबत आने वाली है। सरकार ने अभी कई सरकारी बैंकों का मर्जर किया पीछे, आपको पता है, कुछ ने उठाया। लेकिन अब ये लग रहा है, जो ये दशा है और रिजर्व बैंक जो कह रहा है, वो अभी तस्वीर इस अंदाज में नहीं दिखा रहा है। रिजर्व बैंक ये सफाई नहीं दे रहा है कि भविष्य में एसेट क्वालिटी का क्या होने जा रहा है, कैपिटल का क्या होने जा रहा है। ये जो बेस केस उन्होंने बताया है वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो आगे होने जा रहा है उसकी तस्वीर इसमें बहुत हद तक अंदाजे की होती है। अगर आप अपने आसपास हाल देख लें तो वो जरा खतरनाक है। और ज्यादातर बैंक जो हैं उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जो उनके पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, ये फिर उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बैंकों को ये रेशियो जहां होना चाहिए उसके मुकाबले बुरी हालत में होगा। 3 बैंकों के बारे में ये पक्के तौर पर कहा जा रहा है कि उनकी स्थिति तो जो रेगुलेटरी मिनिमम लेवल है, यानी जहां तक होना चाहिए उससे नीचे जा सकता है, ये खराब हालत में होंगे। और इन 3 के अलावा ये नंबर बढ़ के 5 भी हो सकता है। और समस्या की बात ये है आपके लिए, हमारे लिए, कि ये जो 5 नाम आएंगे, ये नाम सरकारी बैंकों के आने वाले हैं। बैड लोन रेशियो, यानी एनपीए के बजाय बैड लोन, जो लोन डूब जाएंगे, डूबने जैसी हालत में आ जाएंगे, उनका रेशियो बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा 15% के ऊपर। अगर ये 15% के ऊपर हो जाएगा तो ये चिंता की बात होगी। इसमें ये बात नहीं है, इस रिपोर्ट में ये बात नहीं कही गई कि ये जो बैंक आपस में मर्ज किए जाएंगे, विलय हो जाएगा, इनकी बैलेंस शीट भी इसी तरह से स्ट्रेस रहेगी या नहीं। लेकिन एक बात पहले से कही जा रही है, वो बात और अंडरलाइन हो रही है इसके साथ, और वही इस समस्या का हल दिखता है कि पैसा उठाओ। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं आप लोगों से बातचीत में, कि मेरे पास जितना पैसा हो उसके हिसाब से जब मैं कर्जा बांटता हूं तो मैं सुरक्षित रहता हूं। तो बैंक की जो रिपोर्ट है, वो उसमें जो कहा गया कि साहब अप्रैल के अंत में आधे लोन बुक, सारे बैंकों के सारे कर्जे मिलाकर उसमें से आधा मोरेटोरियम पे था। वो अब स्थिति कुछ सुधरी हुई है, ऐसा नहीं है कि सब मोरेटोरियम में है। बहुत सारे लोगों ने मोरेटोरियम लेने से इनकार कर दिया है, बहुत सारे बिजनेसेस वापस चुकाने लगे हैं पैसा। तो इसलिए ये स्थिति कुछ सुधर सकती है। लेकिन जैसा रिजर्व बैंक के गवर्नर का कहना है, उन्होंने अपने जो भूमिका लिखी है इस रिपोर्ट की, उसमें उन्होंने कहा है कि हमें बहुत सतर्क और फोकस्ड रहना होगा। और ये वो अपने लिए नहीं कह रहे हैं, ये वो बैंक मैनेजमेंट्स के लिए कह रहे हैं। और मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट अगर ध्यान से पढ़ी जाएगी, बड़ी रिपोर्ट है इसलिए मैं पूरी नहीं पढ़ पाया हूँ, कुछ मैंने मोटे बिंदु आपको बताए उसमें से,
तो इसमें से सबक निकलते हैं, इसमें से बहुत सारे सवाल निकलेंगे, लोग पूछेंगे, तमाम तरह की ये बातें उठेंगी। लेकिन इतनी बात सामने आ रही है कि ये जो एनपीए का लेवल होगा ये पिछले 20 साल में सबसे ऊपर होने जा रहा है, और ये मेरा ख्याल है गंभीर चिंता का विषय है। बैंकों के लिए वक्त है, उनको मजबूरी होगी उनकी कि वो पैसा उठाएं बाजार से। बाजार से कौन किस बैंक को पैसा देने वाला है पता नहीं है। इस वक्त जब सरकार प्राइवेटाइजेशन के रास्ते पर आगे बढ़ने की सोच रही है, उसके लिए भी ये बड़ी मुश्किल होने जा रही है अगर वो बैंकों को इस स्थिति में लाकर छोड़ रही है। लेकिन मेरा ख्याल है ये रिपोर्ट आपके सामने रख दूं, ये जरूरी था। इसके साथ आपको ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब सरकार बैंकों में पैसा लगाएगी या तमाम बैंकों के इशू आएंगे, उसमें से किस बैंक में आपको पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है, इस पर विचार और मंथन शुरू कर दीजिए। बैंकों की बैलेंस शीट पढ़ना शुरू कर दीजिए अगर आप बैंकों में पैसा लगाने की सोचते हैं, और बाजार में बैंकों के शेयर पर नजर रखिए। एक बात और कही गई है रिजर्व बैंक की इस रिपोर्ट में, जिसपे मैं ध्यान दिलाना जरूरी समझता हूं। इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल नंबर्स हैं, उसके और वास्तविकता के बीच में एक गैप दिख रहा है। जो बात हम लोग कई बार पूछ चुके हैं कि अगर दुनिया भर में इतनी मुसीबत है, इतनी परेशानी है, तो ये बाजार क्यों भागता जा रहा है? ये सवाल मेरी समझ में इसका जवाब नहीं आता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आरबीआई की रिपोर्ट में ये इशारा किया गया है वो शायद इसी तरफ है कि आप जिन नंबर्स को देखकर, एक वक्त था कि हम इस नंबर को देखकर, मार्केट के इंडेक्स को देखकर तय करते थे कि देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, वो अर्थव्यवस्था की स्थिति इस वक्त इसके साथ दिखती नहीं है। जो रिपोर्ट कह रही है कि there's a growing disconnect between the movements in certain segments of financial markets and real sector activity। यानी जमीन पे जो हो रहा है और जो वित्तीय बाजारों में हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई तारतम्य, कोई संबंध, कोई जुड़ा हुआ तार नहीं दिख रहा है। मेरा ख्याल है ये आपके लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। आपको भी सोचना चाहिए कि कहीं आप किसी ऐसी चीज में तो नहीं उलझ रहे हैं जिसका जमीन से कोई वास्ता नहीं है। अब मैं आपसे इजाजत मांगू उससे पहले एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों परिचितों के साथ शेयर करें। अगर आपने ये चैनल वन आलोक जोशी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी बजा दें ताकि आपको खबर मिलती रहे कि कब मैं लाइव आया और कब मैंने नया वीडियो डाला। धन्यवाद, नमस्कार।